ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ की आंखों में कोल्ड लाइट चमकती है। वो बोलता है, तुम ट्रस्ट करो या ना करो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 सांस के बराबर वक्त गुजरता है। पूरा वर्ल्ड फाइनल डिस्ट्रक्शन में गिर रहा था। वॉर्टेक्स अब सिर्फ 3 मीटर दूर था मेंग हाओ से। सब कुछ निगल रहा था। ऊपर का एग्जिट सिर्फ 1 मीटर बचा था। अब आगे। जैसे ही मेंग हाओ ने अपनी बात बोली, ली क्लैन का पेट्रियार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर वो मेंग हाओ पे भरोसा नहीं करता तो उसकी मौत पक्की थी। अगर वो मेंग हाओ पे ट्रस्ट करता तो उसके पास बचने का एक चांस था। ली क्लैन पेट्रियार्क को समझ आ गया कि अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है। वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है और मास्टिफ उसको कंट्रोल कर लेता है। फिर उसको खाकर मास्क का वेपन स्पिरिट बन जाता है। मास्क हवा में उड़ता है और सीधा मेंग हाओ के हाथ में आ जाता है। मेंग हाओ उसको पकड़ता है और तेजी से बंद होते एग्जिट से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है, एक तेज धमाका गूंजता है और पूरा लेगेसी जोन वॉर्टेक्स के अंदर समा जाता है, हमेशा के लिए गायब। वोल्केनो के अंदर मेंग हाओ एक चमकदार लाइट की बीम की तरह हवा में तेज निकलता है। ब्लड लेक और ऑल्टर उसके आसपास कांपने लगते हैं। वहां जो बड़ा सा स्टोन हेड था वो टुकड़ों में टूटकर लेक के अंदर डूब जाता है। सिर्फ कुछ पलों में पूरा लेक सूख जाता है। बस नीचे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बचा था, जैसे सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन था। जब लेक सूख गया, ऊपर आसमान से तेज गूंज सुनाई देने लगी। मेंग हाओ सिर उठाता है और वोल्केनो के ऊपर आसमान की तरफ देखता है। वहां बिजलियां चमक रही थीं, जैसे चांदी के ड्रैगन्स आसमान में लपेट खा रहे हों। वो एक बड़ा सा मैस बना रही थीं, जैसे वो नीचे टूटकर गिरना चाहती हो, पर उनके रास्ते में एक ब्लड रेड ग्लो रोक रहा था। वो लाल रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे जिंदा हो, जैसे वो आसमान से लड़ना चाहती हो। वो इतनी दूर थी कि मेंग हाओ उसको क्लियरली नहीं देख पा रहा था। बस उसने देखा कि वोल्केनो के मुंह पर जो ग्लोइंग शील्ड था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। मेंग हाओ सोचता है, ये सारे अजीब आसमानी फिनोमिना लोगों का ध्यान जरूर खींच लेंगे। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। वो मास्क को मजबूती से पकड़ता है और सीधा चू यूयन की तरफ उड़ता है। साथ ही अपना स्पिरिचुअल सेंस मास्क के अंदर भेजता है। मास्क पूरी तरह मास्टिफ के कंट्रोल में था, जो अब उसका वेपन स्पिरिट बन चुका था। मास्टिफ ने पूरी तरह पोजेस्ड ब्लड ड्रैगन को खा लिया था और अब वो हाइबरनेशन गहरी नींद में था। ली फैमिली पेट्रियार्क की कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा थी। पहले ही वो बहुत स्ट्रांग था और ब्लड ड्रैगन के कंट्रोल से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। मास्टिफ भी ब्लड डिविनिटी था, इसलिए उसने उसको खा लिया, लेकिन उसको पूरी तरह अब्सॉर्ब करने में काफी वक्त लगेगा। मेंग हाओ को नहीं पता था कि मास्टिफ कब तक सोते रहेगा, पर वो सोच सकता था कि जब वो जागेगा उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी, जो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। फिलहाल मास्टिफ सोता हुआ था, पर वो और मास्क दोनों पूरी तरह मेंग हाओ के थे। मेंग हाओ का दिल तेज धड़क रहा था, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। लेकिन क्योंकि मास्टिफ सोता था, वो अभी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मेंग हाओ गहरी सांस लेता है और सोचता है, ये कितनी देर तक सोएगा। मास्क के अंदर उसको ली क्लैन पेट्रियार्क की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी मिलता है। वो इतना कमजोर था कि मेंग हाओ चाहे तो एक सोच से उसको मिटा सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसको खत्म नहीं करता। मास्क के अंदर उसको एक ब्लड कलर्ड किताब स्क्रिप्चर्स दिखती है। उसके पास एक फ्लैग था जिसमें 3 स्ट्रीमर्स लगे थे। सब देखने के बाद मेंग हाओ अपना स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच लेता है और मास्क को अपने बैग ऑफ द कॉस्मोस में रख देता है। फिर वो बेहोश चू यूयान के पास लैंड करता है, जो एक काले जाल में लिपटी हुई थी। मेंग हाओ आसमान की तरफ देखकर सोचता है। ऊपर थंडर और लाइटनिंग घूम रही थीं, जो ब्लडी ग्लो के साथ टकरा रही थीं। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो सोचता है, मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए, मुझे तुरंत निकलना होगा। ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग मेरे लिए आई है, पर उसने ब्लड इमॉर्टल के सैक्रिफिशियल ऑल्टर को प्रोवोक कर दिया है। वो अपनी बड़ी स्लीव हिलाकर चू यूयान को उठाता है। अपनी परफेक्ट फाउंडेशन की पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस से पूरा एरिया स्कैन करता है। फिर थोड़ा ठंडा सा हम मफा निकालता है। उसको क्रैक्स और छुपाए हुए जगह पर चू यूयान के छुपाए कुछ कंप्लीट माइनर पिल्स मिलते हैं। वो सब कलेक्ट करता है और वोल्केनो से बाहर निकल जाता है। 6 महीने में पहली बार वो यहां से निकल पा रहा था। उसका दिल भविष्य के सपनों और एक्साइटमेंट से भर जाता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट जल्दी शॉक में बदल जाता है। दूर देखते ही उसको एक बड़ा प्राचीन टेंपल दिखता है, जो एक वॉर चैरियट की तरह लग रहा था, जो आसमान पर अटैक कर रहा था। उसके आसपास अनेक फिगर्स थे
जो तेज ऑरा छोड़ रहे थे और आसमान से आती लाइटनिंग के साथ लड़ रहे थे। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ एक बोल्ट देखकर ही मंग हाओ का दिल घबरा जाता है और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो सोचता है, तो ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग मेरे लिए भेजी गई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने परफेक्ट फाउंडेशन पिल खाकर लेगेसी जोन में शरण ना ली होती तो वोल्केनो के अंदर इसका सामना कैसे करता। ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ब्लड इमॉर्टल के लेगेसी जोन को तोड़ना चाहती थी और उस प्रोसेस में एंशिएंट टेंपल ऑफ डूम एक्टिवेट हो गया। अगर वो अकेला होता तो उसका डिस्ट्रक्शन पक्का था। वो गहरी सांस लेकर चू युयन को साथ पकड़कर तेजी से उड़ता है। उसका सिर सुन्न हो रहा था और वो टेंशन में था। उसने देखा कि ब्लड रेड ग्लो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और एंशिएंट टेंपल ऑफ डूम की इमेज धुंधली हो रही थी। अच्छा यह था कि ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी अब खत्म हो रही थी। सिर्फ एक आखिरी वॉली बची थी। उसके बाद सब चुप हो जाता। वोल्केनो के बाहर भागना उसके लिए सबसे अच्छा प्लान नहीं था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। उसको पता था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन का इतना बड़ा सीन जरूर बहुत लोगों को खींच लेगा। जैसे ही ट्रिब्यूलेशन खत्म होती, एरिया कल्टीवेटर से भर जाता। तब उसके लिए बच के निकलना मुश्किल होता। सिर्फ अभी केओस के बीच ही वो निकल सकता था। जैसे उसने सोचा था, आसपास का एरिया लगभग 1000 कल्टीवेटर्स से भरा हुआ था जो ट्रिब्यूलेशन के कारण यहां आ गए थे। कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब दूर से देख रहे थे। जैसे ही ट्रिब्यूलेशन फेड होने लगी, सबकी आंखों में चमक आ गई। एक पल में सब अलग अलग डायरेक्शन से दौड़ते हुए ट्रिब्यूलेशन जोन में घुस गए। मेंग हाओ फुल स्पीड से भाग रहा था। अचानक वो रुकता है। उसकी आंखों में एक सोच चमकती है। वो कुछ सांस भर के वक्त तक खुद से बोलता है। फिर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो जरूर कल्टीवेटर से टकराऊंगा। वो मुझे डाउट करेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाता तो मैं ऐसा कर सकता हूं। वो पलटकर बॉर्डर की तरफ उड़ने के बजाय ट्रिब्यूलेशन एरिया के सेंटर की तरफ उड़ता है, अपने पहले वाले डायरेक्शन के ऑपोजिट। वो तेज नहीं उड़ता। चू युयन को वो पहले ही बैग ऑफ द कॉस्मोस में रख चुका था। ये नॉर्मल बैग ऑफ होल्डिंग नहीं था, बल्कि अंदर एक अलग दुनिया थी जो टेम्पोरेरीली किसी लिविंग पर्सन को रख सकती थी। मेंग हाओ ध्यान से आसपास देखते हुए आगे बढ़ रहा था। लगभग 10 सांस के वक्त बाद उसका चेहरा बदल जाता है। आगे से लगभग 10 कल्टीवेटर्स आ रहे थे जो प्रिज्मेटिक लाइट की तरह हवा में तेज उड़ रहे थे। 10 कल्टीवेटर्स 2 ग्रुप्स में बंटते हैं। 3-4 सबसे तेज निकलते हैं। उनकी नजर सीधा मेंग हाओ पर टिक जाती है। उनकी नजर उसके ऊपर से गुजर जाती है क्योंकि वो ऐसे दिख रहा था जैसे वो भी ट्रिब्यूलेशन जोन में कुछ ढूंढ रहा है। उसकी आंखें नीचे जमीन पर लगी थीं। उनको देख नहीं रहा था। अगर वो उनकी तरफ देखता तो वो उसका रास्ता रोकते। इसी वक्त टेंपल ऑफ एंशिएंट डूम पूरी तरह गायब हो जाता है। ब्लडी रेड ग्लो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। थंडर और क्लाउड्स टूटने लगते हैं। लेकिन एक आखिरी लाइटनिंग बोल्ट आसमान से नीचे गिरने के लिए तैयार होता है। ये सीधा मेंग हाओ की तरफ आ रहा था। वो गिरते हुए धीमा हो रहा था, पर उसकी स्पीड अभी भी इतनी थी कि वो जरूर मेंग हाओ को लगता। अगर वो उससे टकराता, चाहे छोटी सी चोट ही लगे, आसपास के कल्टीवेटर्स जरूर उस पर शक करते। और अगर उन्होंने स्पेकुलेट किया तो मेंग हाओ की मुश्किलें बढ़ जाती। 10 कल्टीवेटर्स ये देखकर शॉक में पीछे हट जाते हैं। इस वक्त मेंग हाओ का दिमाग तेज चलने लगता है। वो अचानक जोर से हंसता है। भागने के बजाय वो सीधा आगे बढ़ता है। वो जोर से चिल्लाता है, तो ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के आफ्टर शॉक्स हैं। आखिर मुझे वोंग को आसमान से भी कुछ अच्छा नसीब मिल रहा है। वो हंसते हुए हाथ हिलाता है और तुरंत उसके आसपास लाइटनिंग मिस्ट घूमने लगती है। शॉक्ड कल्टीवेटर्स के सामने वो सीधा ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बोल्ट की तरफ दौड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं, ये बंदा पागल है क्या? दूसरा बोलता है, उसने खुद को वोंग बोला। शायद वो वोंग क्लैन का है। उनको लगता है कि ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग मेंग हाओ के पीछे नहीं, बल्कि वो खुद उसकी तरफ जा रहा है। यही मेंग हाओ चाहता था। बूम! एक बड़ा धमाका होता है। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग सीधा मेंग हाओ के आसपास घूमते लाइटनिंग मिस्ट से टकराता है। तेज गूंज के साथ मेंग हाओ का शरीर कांप जाता है। वो मुंह से खून उगलता है और उसके अंदर के 3 डो पिलर्स मुश्किल से बच जाते हैं। यह सिर्फ एक ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बोल्ट था जो नीचे आते आते बहुत कमजोर हो गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मेंग हाओ की मौत पक्की थी। वो समझ गया कि उसने किस्मत से बच गया।
जैसे ही ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग उसके शरीर से डिसिपेट होता है, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक आर्क्स में बदल जाता है जो उसके लाइटनिंग मिस्ट में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लाइटनिंग फ्लैग भी डैमेज हो गया था, पर अब वो और स्ट्रांग बन रहा था, जैसे किसी बैप्टिज्म से गुजरा हो। मेंग हाओ हैरान होता है, लेकिन फिर जोर से हंसता है। वो कहता है, आखिर मैं यहां बेकार नहीं आया। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की मदद से मेरा मैजिकल ट्रेजर पूरा हो गया। शानदार, शानदार। ये बोलते हुए वो फिर आगे उठता है, जैसे और ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ढूंढ रहा हो। कुछ कल्टीवेटर्स बोलते हैं, अरे ये बंदा तो ट्रेजर्स रिफाइन कर रहा है। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से ट्रेजर्स रिफाइन करना, ये वंग तो असली डेयरिंग आदमी है। तुम बस ट्रेजर्स देख रहे हो, उसको देखा नहीं। जब ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग उसको लगी, वो जैसे एक बैप्टिज्म था। जो लोग लाइटनिंग टाइप कल्टीवेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। 10 कल्टीवेटर्स भी तेज निकलते हैं और आफ्टर शॉक्स ढूंढने लगते हैं। मेंग हाओ का चेहरा बिल्कुल शांत था जब वो 10 कल्टीवेटर्स उसके पास से निकल गए। वो आगे उड़ता रहा, लेकिन स्पीड थोड़ी कम कर दी। जल्दी ही वो कल्टीवेटर्स उससे बहुत आगे निकल गए। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, पर वो वहीं रहा। वो उनके पीछे फॉलो करते हुए ऐसे दिख रहा था जैसे बाकी लोगों की तरह वो भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सोर्स और ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ढूंढ रहा हो। मेंग हाओ सोचता है, ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन आई क्यों थी? क्या चीज थी यहां जो इसको प्रोवोक कर गई? वो ऐसे बोलता है जैसे बाकी कल्टीवेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे। एक कल्टीवेटर बोलता है, अच्छा सवाल, मैंने ऐसी हेवनली ट्रिब्यूलेशन कभी नहीं देखी। कहीं यहां कोई अपनी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस तो नहीं कर रहा था? प्राचीन समय से ऐसा किसी ने किया नहीं, बस किताबों में ही सुना है। दूसरा कहता है, हाँ ये बहुत अजीब है। दोपहर तक ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स धीरे धीरे खत्म होने लगे। धूप पूरे जमीन पर चमकने लगी। लगभग 1000 लोग एरिया को छान रहे थे, पर उनको कुछ क्लूज नहीं मिले। आखिरकार उन्होंने वोल्केनो ढूंढ लिया। जब कोई अंदर जाने ही वाला था, अचानक आसमान में 3 बड़े लाइट बीम्स चमक उठे, हर एक 300 मीटर चौड़ा। थोड़ी देर में 3 शख्स सामने आए। उनके चेहरे क्लियरली नहीं दिख रहे थे और वो सीधा वोल्केनो के अंदर उड़ गए। आसपास के कल्टीवेटर्स उनके चेहरे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो उनका पावरफुल प्रेशर महसूस कर सकते थे। सिर्फ लेट कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स जो सूडोनेसेंट सोल स्टेज पर होते हैं ऐसा प्रेशर छोड़ सकते हैं। भीड़ में खड़े मेंग हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। कुछ पल बाद वो 3 लोग वोल्केनो से वापस निकल आए। जैसे ही उनकी नजर भीड़ पर घूमी, सब उनका चेहरा देख पाए। एक कल्टीवेटर चिल्लाता है, ये तो ब्लैक क्लाउड एल्डर्स हैं। दूसरा कहता है, हाँ ये ब्लैक सीव आउटर सेक्ट के ऑनर गार्ड्स हैं। तीसरा बोलता है, ये एरिया ब्लैक सीव सेक्ट के कंट्रोल में है, तो इनका आना नॉर्मल है। अब जब ये आ गए, हमें यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। वो 3 बुजुर्ग कल्टीवेटर्स लंबे काले रोब्स पहने थे, जिन पे फूलों के क्लाउड डिजाइन्स बने थे। आसपास देखने के बाद वो कुछ पल सोच में पड़ते हैं। फिर उनमें से एक आवाज निकालता है, ये एरिया अब सील है, सब यहां से चले जाओ। वो तीनों हवा में क्रॉस लेगेड बैठ जाते हैं। एक उनमें से अपनी स्लीव हिलाकर जेड स्लिप निकालता है, जो ब्लैक मिस्ट बनकर आसमान में उठ जाता है। मेंग हाओ भी अपना सिर झुकाता है, ऐसे जैसे मजबूर हो, और भीड़ के साथ एरिया छोड़ देता है। वो सोचता है, तो ये एरिया ब्लैक सीव सेक्ट के पास है। उसका स्पीड अचानक बढ़ जाता है और वो प्रिज्मेटिक लाइट की तरह तेजी से उड़कर दूर निकलता है। अपने बैग ऑफ द कॉस्मोस को टैप करता है और एक जेड स्लिप निकालकर ध्यान से देखता है। वो सोचता है, वो आरओसी का हवा का झोंका सीधा ब्लैक सीव सेक्ट तक गया था। अचानक उसके दिमाग में रिलायंस सेक्ट के दिन याद आते हैं, जब वो एल्डर सिस्टर शू के साथ चल रहा था। वो सोचता है, पता नहीं एल्डर सिस्टर शू अब कैसी होगी। वो कुछ दिन और उड़कर चलता है, फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। दूर एक जंगल का पैच देखकर वो नीचे लैंड करता है। अपना बैग ऑफ द कॉस्मोस टैप करके वो चू यूयन को बाहर निकालता है। उसका चेहरा सफेद था और जैसे ही वो बाहर आई, उसने ठंडी नजर से मेंग हाओ को देखा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मेंग हाओ शांत चेहरे से घुटनों पर बैठकर उसके शरीर पर हाथ घूमने लगता है। उसका पतला कोमल शरीर महसूस करना मुश्किल नहीं था। चू यूयन की आंखें खुल जाती हैं और उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो चीख कर बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? पर उसके बोलते ही मेंग हाओ उसके कपड़ों के अंदर से हाथ निकालता है और 4 मेडिसिनल पिल्स दिखाता है। वो कहता है, ये पिल्स मेरे हैं। वो पिल्स को अपने पास रख लेता है। उसने पहले ही गेस कर लिया था कि चू यूयन ने कुछ परफेक्ट फाउंडेशन के माइनर इंग्रेडिएंट पिल्स छुपाए हुए हैं। पिल्स लेते देखकर चू यूयन सिर्फ एक ठंडा सा हम फी करती है। उसका कल्टीवेशन बेस अब रिस्टोर हो गया था
लेकिन काले जाल में बंद होने की वजह से वो अपने आप को आजाद नहीं कर सकती थी। मेंग हाओ कहता है, जैसे हमने डिसाइड किया था, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। वो उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाता है। काला नेट खुलकर उसके शरीर से हट जाता है। वो कहता है, मैंने कहा था तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, और मेंग हाओ कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। जैसे ही नेट हटा, चू युयन की आंखों में एक अजीब सी चमक चमकती है। उसका कल्टीवेशन बेस मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर वापस आ गया था और वो एक इनकैंटेशन जेस्चर बनाने ही वाली थी। मेंग हाओ शांत चेहरे से उसकी तरफ देखता है। उसका दिल डूब जाता है और वो चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाता है। वो दांतों को भींचकर बोलती है, हमारे बीच की दुश्मनी अब खत्म, पर जब फ्यूचर में मिलेंगे हम फिर भी एनिमीज रहेंगे, और जो कुछ वोल्केनो के अंदर हुआ तुम उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। अगर बताया तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उसने ट्रिब्यूलेशन या ब्लड इमॉर्टल लेगेसी के बारे में कुछ नहीं सुना था क्योंकि वो बेहोश थी, पर अब उसका मेंग हाओ के लिए नजरिया पहले से बहुत अलग था। वो अभी भी अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर लग रहा था, लेकिन उसकी शांति और खामोशी उसके दिल में अजीब सा डर भर रही थी। यह डर आधा वोल्केनो के 6 महीने के एक्सपीरियंसेस की वजह से था और आधा उस अजीब खतरे की वजह से जो उसके दिल से उठ रहा था। उसने महसूस किया कि अगर अब उसने मेंग हाओ पर हमला किया तो वो अपनी जिंदगी भर पछताएगी। ये बोलकर वो सीधा हवा में उड़कर एक सफेद लाइट की तरह दूर चली गई। उस वक्त वो बस एक ही चीज चाहती थी, मेंग हाओ से जितना दूर हो सके। वोल्केनो के 6 महीने उसके लिए हमेशा याद रहेंगे, कभी भुलाए नहीं जाएंगे। मेंग हाओ चुपचाप उसकी पतली खूबसूरत शक्ल को दूर जाते देखता है। उसके दिमाग में भी वोल्केनो के वो महीने घूम जाते हैं। उसने याद किया जब उसके कपड़े फट गए थे और उसका कोमल सफेद बदन और सुंदर आकार सामने था। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुमने देख लिया हो तो अब बाहर आ जाओ। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। मेंग हाओ अपना हाथ उठाता है और तुरंत एक 300 मीटर लंबा फ्लेम ड्रैगन सामने आता है। पूरा एरिया जलते हुए गर्मी से भर जाता है। एक घबराहट भरी आवाज सुनाई देती है, नहीं नहीं फेलो डाओइस्ट, गुस्सा मत हो। आसमान में चमक आती है और एक यंग आदमी सामने आता है। उसका चेहरा थोड़ा बदमाश लग रहा था। हाथ में एक पेपर टैलिस्मैन पकड़ा था। वो घबराकर मेंग हाओ की तरफ देखता है। फ्लेम ड्रैगन का बड़ा सर उसकी तरफ घूर रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वो उसके हर तरफ के भागने का रास्ता रोक रहा था। मेंग हाओ शांत चेहरे से कहता है, तुम काफी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, बताओ क्या चाहते हो। उसकी आंखों में ठंडी चमक आती है जो जोदाया के दिल को कांपने लगती है। जोदाया का कल्टीवेशन बेस अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर था, पर मेंग हाओ के सामने वो बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा था। ये फ्लेम ड्रैगन उसके लिए लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का लग रहा था। फ्लेम ड्रैगन ने पूरा एरिया लॉक कर दिया था, जो उसको मजबूरन सामने आने पर मजबूर कर रहा था। जोदाया हाथ जोड़कर कहता है, सीनियर, मैं जोदाया गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट से हूं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो जल्दी से अपना आइडेंटिफिकेशन मेडालियन मेंग हाओ को दिखाता है। फेलो डाओइस्ट, प्लीज अटैक मत कीजिए, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। बस मैंने देखा कि आपने ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए फ्लैग यूज किया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई और मैं फॉलो कर रहा था ताकि उससे ट्रेड कर पाऊं। जोदाया ने पूरी जर्नी में चू युयन को देखा था। उसने उसको पहचाना और शॉक में आ गया। उसको पता था कि चू युयन वायोलेट फेट सेक्ट की चोजन है और वांग तेंगफे की फियांसे है। और अब उसने देखा कि वो लड़के के कपड़े पहने हुई थी जो ऑब्वियसली मेंग हाओ के थे। उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन था और उसकी बातों से जोदाया ने तुरंत अंदाजा लगाया कि यहां कुछ अलग ही सीन हुआ है। वो सोचता है, अरे ये तो एडल्ट्री है। अगर लिटिल पेट्रियार्क को पता चला वो बहुत खुश होगा, शायद मुझे रिवॉर्ड भी दे। मेंग हाओ ठंडी नजर से कहता है, गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट, तुम लिफुगी को जानते हो? जोदाया हैरान होकर कहता है, लिफुगी? आप लिटिल पेट्रियार्क की बात कर रहे हैं? हां, सब गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट वाले उसे जानते हैं। मेंग हाओ उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसका दिल थोड़ा सा हिलता है। वो सोचता है, ये फैटी लिटिल पेट्रियार्क कैसे बन गया? उसकी नजर जोदाया के हाथ में पकड़े पेपर टैलिस्मैन पर गिरती है। जोदाया का दिल घबरा जाता है, लेकिन वो मजबूरन टैलिस्मैन उसके हाथ में दे देता है। वो कहता है, फेलो दाओइस्ट, माफ कीजिए, आज मैंने गलती की। ये इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन मेरी तरफ से अपॉलॉजी है। मेंग हाओ स्पिरिचुअल सेंस से टैलिस्मैन को चेक करता है, फिर उससे ले लेता है। वो कहता है,
गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट का बेस स्टेट ऑफ फ्रिजिड स्नो में है। तुम यहां क्या कर रहे हो? जोदाया संभल कर कहता है, ब्लैक सीव सेक्ट ने ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उन्होंने मुझे और कुछ लोगों को यहां इन्वेस्टिगेट करने भेजा। हम अकेला नहीं, और भी सेक्ट्स के लोग यहां हैं। मैंने ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी देखी। वो ये एम्फसाइज करता है कि वो यहां अकेला नहीं। मेंगहाओ शांत आवाज में पूछता है, कुछ रिजल्ट मिला इन्वेस्टिगेशन का? जोदाया कहता है, ऐसी चीज इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं। रिसेंटली ब्लैक सीव सेक्ट रोग कल्टीवेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रेजर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। मेंगहाओ उसकी तरफ देखता है, फिर बिना कुछ बोले अपनी स्लीव फ्लिक करता है और एक लाइट बीम बनकर दूर चला जाता है। उसके जाते ही जोदाया गहरी सांस लेता है। उसका दिल शांत होता है, वो पसीना पोंछता है। मेंगहाओ के सामने वो बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा था। अब उसका चेहरा खुश हो जाता है और उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचता है, घपा घप। ये लड़का और चू युयन, वो उसके कपड़े पहनी हुई थी। शायद जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही है। हा, मुझे जल्दी से लिटिल पेट्रियार्क को बताना है। ये न्यूज उसको बहुत खुश कर देगी। गॉसिप पसंद जोदाया तुरंत आसमान में उड़कर अपने सेक्ट के रॉन्डेवू पॉइंट की तरफ निकल जाता है। कुछ दिन पहले सदर्न डोमेन, स्टेट ऑफ क्लाउडी स्काइज, यह देश सदर्न डोमेन के बीच में था। इसका एरिया बहुत बड़ा था, स्टेट ऑफ जाओ से बहुत ज्यादा। पूरी साउदर्न डोमेन में ऐसे बड़े देश गिनती के ही होते थे। इस स्टेट ऑफ क्लाउडी स्काइज में एक भी सेक्ट नहीं थी। यह उन रेयर देशों में से था जहां सेक्ट काम नहीं करती थी। इस देश में सिर्फ एक ही चीज थी जो सबको कंट्रोल करती थी, एक क्लैन। ये वॉन्ग क्लैन थी और यह देश का नाम भी वॉन्ग ही था। जो वॉन्ग क्लैन के आदमी नॉर्मल इंसान थे और कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे, वो इस देश के रॉयल फैमिली बन जाते थे। जो लोग कल्टीवेशन कर सकते थे वो वॉन्ग एंसेस्ट्रल मैंशन में रहते थे, और जो कल्टीवेटर्स वॉन्ग नाम के नहीं थे वो वॉन्ग क्लैन की छोटी ब्रांचेस का हिस्सा बन जाते थे। यह रिवाज हर जनरेशन से चला आ रहा था। जब मेंगहाओ ने परफेक्ट फाउंडेशन पिल लिया और ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन से बाहर निकला, तब एक अजीब आवाज गूंजती है। यह आवाज 3000 फॉरबिडन माउंटेन्स में से दूसरे माउंटेन से आई जो इसी स्टेट ऑफ क्लाउडी स्काइज में था। यह आवाज सांस लेने की थी। ये 3000 फॉरबिडन माउंटेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थीं। ये अलग अलग पूरे देश में बिखरी हुई थीं। हर माउंटेन के नीचे एक वुडन कॉफिन था। सिर्फ वॉन्ग क्लैन के सबसे पावरफुल लोग जो मर जाते थे, उन्हें इन फॉरबिडन माउंटेन्स के नीचे दफनाया जाता था। कहते हैं लाखों साल पहले के एक वॉन्ग क्लैन पेट्रियार्क को भी इन्हीं माउंटेन्स में दफनाया गया था, पर कौन से माउंटेन में ये कोई नहीं जानता। वॉन्ग क्लैन के पास बहुत गहरे सीक्रेट्स थे, जिनमें से ज्यादातर के बारे में 5 ग्रेट सेक्ट्स को बस थोड़ा बहुत ही पता था। पुरानी बुक्स में कुछ क्लूज मिलते हैं, पर उनका हिस्ट्री इतना गहरा है कि उनके सीक्रेट्स खत्म ही नहीं होते। कहते हैं उनका असल अस्तित्व स्टार्स से है। इस वक्त दूसरे माउंटेन के अंदर एक लाल रोशनी से भरा हुआ वर्ल्ड था, जैसे खून और आग की चमक। यहां एक उबलती हुई समुंदर जैसी आग थी जो 10,000 साल तक कभी बुझ नहीं सकती थी। इस वोल्केनो के बिल्कुल अंदर एक लाल कॉफिन था। यह कॉफिन खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह झुर्री से भरा, उसका शरीर सूखा हुआ जैसे बहुत पहले से मरा हुआ हो, लेकिन उसके शरीर से बिल्कुल भी डेथ ऑरा नहीं निकल रहा था। फिर उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। जैसे ही वो खुलती हैं, आग का शांत समुंदर अचानक से हिलने लगता है। आग और तेज नहीं जलती, बल्कि उसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। बूढ़ा धीरे से बोलता है, मुझे महसूस हो रहा है एक परफेक्ट ऑरा। उसकी आवाज बहुत भारी और भयानक थी, जैसे उसने हजारों साल से बात नहीं की हो। जैसे ही वो बोलता है, दूसरे माउंटेन में जोर का हिलाव होने लगता है। यह हिलाव तुरंत वॉन्ग क्लैन के बड़े एल्डर्स का ध्यान खींच लेता है। वॉन्ग एंसेस्ट्रल मैंशन से कई फिगर्स बाहर निकलते हैं। वो सब बूढ़े एल्डर्स के चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उनको पता था दूसरे माउंटेन के अंदर उनका एक पेट्रियार्क है। कॉफिन में पड़ा बूढ़ा आंखों में एक अलग सी चमक लाता है और बोलता है, परफेक्शन। उसकी आंखों की चमक के साथ माउंटेन का रोर और तेज हो जाता है। जो ग्रुप वॉन्ग एंसेस्ट्रल मैंशन से आया था, वो सब रिस्पेक्टफुली सल्यूट करते हैं। बूढ़ा बुलंद आवाज में कहता है, तैयारी करो, 3000 रीबर्थ स्टोन्स लेकर आओ। मेरा वक्त आ गया है, मुझे पुनर्जन्म लेना है। यह सुनते ही सब बूढ़े एल्डर्स के चेहरे पर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। बूढ़ा धीरे से सोचता है, जब मैं डाओ सीकिंग स्टेज के पीक पर था,
तब मैंने अपना कल्टीवेशन बेस सील कर दिया था। मुझे लगा दूसरे एल्डर्स की तरह मैं सिर्फ मौत के किनारे तक ही जी पाऊंगा। इमोर्टैलिटी को देखता रहूंगा पर उस तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं स्टार्स तक नहीं जा पाया और अपने क्लैन के लोगों के पास वापस नहीं जा पाया। उसका सूखा हुआ चेहरा थोड़ा मुस्कान देता है। वो मुस्कान अलग ही भयानक लग रही थी। बूढ़ा बोलता है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है और आंखें और तेज चमकने लगती हैं। बूढ़ा धीरे से बोलता है, हमारे वोंग क्लैन के पहले फाउंडर ने एक सच हर जनरेशन को दिया था। वो जन्म से सिंपल था, पर 1 साल उसने किसी का फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट छीन लिया और उस पाथ पर चला जो एक लेजेंड बन गया। अब एक परफेक्ट फाउंडेशन फिर से आई है। मैं भी फाउंडर के रास्ते पर चलूंगा। मैं भी वो परफेक्शन छीन लूंगा और अगला कदम लूंगा, इमॉर्टल एसेंशन। पर जिस इंसान के पास ये परफेक्ट फाउंडेशन है, उसका कल्टीवेशन बेस अभी बहुत कमजोर है। वो मेरी इमॉर्टल एसेंशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा रुकना होगा, बस थोड़ा और रुकना होगा। बूढ़ा का चेहरा और भयानक मुस्कान देता है। फिर वो आंखें बंद करता है। दूसरे माउंटेन की आग फिर से जलने लगती है और वो कभी बुझ न पाने वाली आग बन जाती है। कुछ दिन बाद नीचे बिल्कुल साफ और बिना बादलों वाले आसमान के नीचे एक तेज हरी रोशनी की बीम आसमान को काट रही थी। ये मेंग हाओ था जो हवा में उड़ता हुआ दूर जा रहा था। ज़ोदाया उसका पीछा कर रहा था और मेंग हाओ को यह पहले से पता था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। बस कुछ चीजें थीं जो ज़ोदाया को सुननी नहीं चाहिए थीं। वो मेंग हाओ ने उससे दूर रखा। बाकई क्योंकि वो फैटी से जुड़ा हुआ था, मेंग हाओ ने उसे जाने दिया। मेंग हाओ अपने आप से बोलता है, ये परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने में बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लगे। मेरे पास अभी थोड़े बचे हैं, पर ज्यादा नहीं। वो अपनी बैग ऑफ द कॉस्मोस को देखता है, भौं चढ़ाता है और गहरी सांस लेकर छोटी सी साई देता है। मेंग हाओ सोचता है, जब मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं था तब मेरे पास हमेशा सिल्वर की कमी होती थी। जब मैं की कंडेंसेशन कल्टीवेटर बना तब हमेशा स्पिरिट स्टोन्स की कमी रहती थी। अब मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया हूं, लेकिन अब भी स्पिरिट स्टोन्स की कमी है। उसकी भौं और सिकुड़ जाती है क्योंकि उसका स्पिरिट स्टोन्स के लिए लालच फिर से जग गया था। अब जब उसका कल्टीवेशन इस लेवल पर था, उसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई थी। उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो धीरे से बोलता है, और फिर ये 3 कलर्ड रेजरेक्शन लिली का पॉइजन। अगर मैं इसे निकाल नहीं पाया तो ये मेरी बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। वो और ज्यादा फ्राउन करता है। फिर वो हल्की आवाज में खुद से बोलता है, मेरे पास अब परफेक्ट फाउंडेशन है, इस वजह से मैं अब ज्यादा पावरफुल हूं। लेकिन मैं हेवन और अर्थ से कट ऑफ हूं। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बस पिल्स खाकर ही एनर्जी ले सकता हूं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन वो इसके लिए तैयार था। अगर उसे दूसरा मौका मिलता तो वो फिर से बिना सोचे परफेक्ट फाउंडेशन पिल को कंज्यूम करता। मेंग हाओ धीरे से बोलता है, कुछ चीजें जीत जाते हैं, कुछ चीजें खो जाती हैं। ये फेयर है। वो आसमान की तरफ देखता है, अपनी बैग ऑफ द कॉस्मोस को थपथपाता है और उससे वो ब्लड कलर्ड मास्क निकालता है। मास्क को पकड़ते ही उसके दिल में एक गर्म सी फीलिंग आ जाती है। वो मुस्कान देता है और बोलता है, मेरी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कम से कम मुझे ब्लड इमॉर्टल लेगेसी मिली। अब मुझे बस मास्टिफ के जागने का वेट करना है। उसके बाद सब कुछ और बेटर हो जाएगा। उसकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। अपनी स्पिरिचुअल सेंस को ब्लड कलर्ड मास्क के अंदर भेजता है। उससे मास्टिफ का सोया हुआ शरीर महसूस होता है। ये कब जागेगा वो नहीं जानता, पर उससे एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर उस मास्टिफ से निकलता महसूस होता है और वो प्रेशर हर दिन ज्यादा होता जा रहा था। फिर उसकी नजर उस फ्लैग पर पड़ती है जो उसके पास था, एक पुराना सा, जिसमें 3 स्ट्रीमर्स लटक रहे थे। मेंग हाओ की आंखों में चमक आती है। उसकी स्पिरिचुअल सेंस उस फ्लैग के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर घुसता है, वो महसूस करता है कि वो फ्लैग एक समुंदर जैसा है। उसके मुकाबले मेंग हाओ की स्पिरिचुअल सेंस एक छोटी सी बूंद जैसी लगती है। उसके पास उसके साथ कुछ करने की बिल्कुल ताकत नहीं थी, लेकिन वो उसके अंदर एक इतना जबरदस्त बल महसूस करता है जैसे कि वो हेवन और अर्थ को ही तोड़ दे। ये एक ऐसी शक्ति थी जो आसमान को हिला दे। मेंग हाओ धीरे से बोलता है, मेरा कल्टीवेशन बेस अभी काफी नहीं है। ये ट्रेजर थोड़ा ब्रोकन है, पर ये ब्लड इमॉर्टल्स लेगेसी जोन के अंदर रखा था। ये जरूर बहुत ही वैल्यूएबल है। जब मेरा कल्टीवेशन बेस स्ट्रांग होगा तब मैं इसे यूज कर पाऊंगा, और तब ये आसमान को भी हिला देगा।
उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़कने लगता है और वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच लेता है। तभी उसकी नजर उस फ्लैग के तीसरे स्ट्रीमर पर लिखे एक कैरेक्टर पर पड़ती है। जी। मेंग हाओ सोचता है, इस पर यह जी क्यों लिखा है? क्या यह किसी फैमिली का नाम है? थोड़ी देर वो ये सोचता रहता है, फिर अपना ध्यान उस ब्लड इमॉर्टल लेगेसी स्क्रोल पर लगाता है। जैसे ही वो उस स्क्रोल को देखता है, उसका सर लगता है जैसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो। एक भयानक दर्द। आम इंसान के लिए यह दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल होता, लेकिन मेंग हाओ के लिए यह दर्द उस पॉइजन के फ्लेयरअप्स के सामने कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है, लेकिन वो अपना फोकस उस दर्द पर रखता है। और फिर उसके दिमाग में एक स्पेशल टेक्निक का दर्शन होता है। वो धीरे से बोलता है, स्पिरिट डिवाउरिंग स्क्रिप्चर। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि 3 ब्लड कलर्ड कैरेक्टर्स उसके सामने चमकते हैं और उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। उसका सर जोर से गूंजने लगता है और उसके दिमाग में एक प्राचीन यानी एंशंट आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो न पूरी मर्दाना लगती है, न ही पूरी औरत। आवाज बोलती है, अगर तुम मेरे इस स्क्रिप्चर को फॉलो करके कल्टीवेट करोगे तो तुम स्पिरिट और खून दोनों को अपने शरीर में खींच सकते हो। उन्हें मिलाकर तुम एक बॉडी ऑफ ब्लड, एक स्पिरिट ऑफ ब्लड, एक ब्लड इमॉर्टल, एक ब्लड डाओ बना सकते हो। हेवन और अर्थ में काउंटलेस कल्टीवेशन मेथड्स हैं। मेरी लेगेसी का ब्लड लाइन बहुत पहले के पावरफुल पहले फाउंडर तक जाता है। इस ब्लड लाइन में उसकी इच्छा है और यह लाखों जेनरेशंस तक पास हो सकता है। जब यह ब्लड लाइन डिसेंडेंट्स में जगता है, तब उनके अंदर एक नेचुरल लेटेंट टैलेंट होता है। मेरी टेक्निक तुम्हें वो लेटेंट टैलेंट छीनने की शक्ति देती है और तुम फाउंडर की इच्छा को महसूस कर सकते हो। अपने शरीर को रिफाइन करो, वो टैलेंट अपना बनाओ। कुछ लोग तो फाउंडर के गोश्त को दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इमॉर्टल्स और डेविल्स को तबाह कर सके। मेरी लेगेसी के हिसाब से कल्टीवेशन करना आसमान के लिए एक इंसल्ट है, लेकिन गोस्ट्स और देवताओं से मत डरो। एक हाथ से हेवन को उलट दो, अपना सिर झुकाकर हेवन और अर्थ को रुला दो। वो स्क्रिप्चर धीरे धीरे मेंग हाओ के दिमाग में छपता है। साथ ही मास्क के बारे में बहुत सारी नॉलेज उसके दिमाग में भर जाती है। एक आवाज गुनगुनाती है, मैं हूं ब्लड इमॉर्टल। मैंने अपनी जिंदगी हेवन से लड़ते हुए गुजारी। मुझे सिर्फ 3 डिफीट मिले। मैंने हेवन और अर्थ से स्पिरिट्स छीनी, क्योंकि मैंने जी ब्लड लाइन छीनने की कोशिश की। हेवन ने मुझे निकाल दिया, मुझे मिटाने की कोशिश की। मेरा शरीर मिटा सकते थे, पर मेरी इच्छा नहीं। मैं 3 डिफीट्स की वजह से कभी नहीं रुका। इसीलिए मैंने 3 टेक्निक्स बनाई, ब्लड फिंगर, ब्लड पाल्म और ब्लड डेथ वर्ल्ड। मेरी डाओ लेगेसी के डिसेंडेंट्स, हमेशा याद रखो, तुम्हें जी ब्लड लाइन छीननी ही है। हेवन के डाओ को रुलाओ, अर्थ को शोक मनाने पर मजबूर करो। मेरे 9 किलिंग मैजिक्स को याद रखो। जिस दिन तुम्हारा डाओ पूरा हो, मेरा मास्क पहनो और ये 3 स्ट्रीमर फ्लैग उठाओ। पुराणों को तोड़ दो, हेवन को गिरा दो। उस आवाज के साथ एक कविता गूंजती है, बिना चेहरे, बिना शब्द, जंग की आग एक हो जाए, टूटे बादल, लाल बारिश, समुंदर आसमान भर जाए। देवता को पकड़ो, सेना आगे बढ़ाओ, आग मीनों को खा जाए। सब स्पिरिट्स और ब्लड लाइंस को फॉर्ज करके बनो 9 किलिंग पावर्स। मेंग हाओ का शरीर कांपता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अभी भी आसमान में उड़ रहा था, नीचे खाली जमीन और सूखे पहाड़। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था और उसके कानों में वो प्राचीन आवाज गूंज रही थी। आवाज फिर बोलती है, ब्लड लाइन छीन लो, सक्सेस हासिल करो। ब्लड लाइन की ताकत फाउंडर की ग्लोरी पर निर्भर है। छीना हुआ लेटेंट टैलेंट तुम्हारे शरीर में रिफाइन हो सकता है, एक अलग बॉडी ऑफ ब्लड बन सकता है, एक ऐसा शरीर जो तुम्हारे असली शरीर के बाहर भी जी सकता है। कोई भी इंसान पूरी ब्लड लाइन की ताकत को अकेला नहीं संभाल सकता। सिर्फ 3 जेनरेशंस का खून मिलाकर एक छोटा ब्लड क्लोन बन सकता है। अगर 6 जेनरेशंस का खून मिला दिया जाए तो एक शानदार ब्लड स्पिरिट बन सकता है। और अगर 9 जेनरेशंस का खून मिला तो ब्लड स्पिरिट का ग्रेट सर्कल पूरा हो जाता है। पिछली जेनरेशंस जितनी स्ट्रांग, ब्लड लाइन उतनी स्ट्रांग। 9 ब्लड लाइंस, 9 एक्सपर्ट्स, ये सब मिलकर एक ही बन जाते हैं। ये है ब्लड डाओ। मेंग हाओ की सांस तेज हो जाती है, उसका मुंह सूख जाता है। अब वो उड़ नहीं रहा था, वो नीचे एक सूखे पहाड़ पर लैंड करके क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। उसके दिमाग में स्पिरिट डिवाउरिंग स्क्रिप्चर की गूंज चलती रहती है। ये पूरा स्क्रिप्चर और पूरी लेगेसी थी, लेकिन इस लेगेसी के अंदर एक ऐसी चीज थी जो मेंग हाओ को खून की बू से भरी हुई लगती थी। वो बहुत देर तक शांत बैठकर सोचता है और फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर वही कविता फिर से उसके दिमाग में गूंजती है, बिना चेहरे, बिना शब्द, जंग की आग एक हो जाए, टूटे बादल, लाल बारिश, समुंदर आसमान भर जाए।
गॉड्स को पकड़ो, सेना आगे बढ़ाओ, आग मीनों को खा जाए, सब स्पिरिट्स और ब्लड लाइन्स को फोर्ज करके बनो, 9 किलिंग पावर्स। मेंग हाउ धीरे से बोलता है, इसके अंदर 4 अलग मैजिक्स हैं। वो कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर अपने हाथ में पकड़े हुए मास्क की तरफ देखता है। मास्क बिल्कुल फीचरलेस था, न आंख, न नाक, न कान, न मुंह। जब वो उस मास्क को देखता है, उसका हाथ गर्म होने लगता है और उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो मास्क को अपने चेहरे पर लगाने ही वाला है। मास्क जैसे ही उसके चेहरे के पास आता है, वो और ज्यादा गर्म हो जाता है और हल्की सी हिलावट करने लगता है। एक लाल खून सी ऑरा उससे निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही मेंग हाओ उस मास्क को पहनाने ही वाला था, उसकी बैग ऑफ होल्डिंग में रखा हुआ कॉपर मिरर अचानक से एक तेज आवाज करता है। एक ऐसी आवाज जो पक्षी की चीख जैसी लगती है। वो चीख सीधा मेंग हाओ के दिमाग में घुसती है। उसका दिल जोर से कांपता है। उसकी आंखों की चमक तुरंत साफ हो जाती है और वो तुरंत मास्क को नीचे रख देता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आती है और वो चिल्लाता है, तुम मरना चाहते हो क्या, तुम डिस्कार्नेट सोल। जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, क्योंकि मेरी वीडियो सही ऑडियंस के पास रिकमेंड नहीं हो रही है। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवंस, रेनिगेड इमॉर्टल, ए विल इंटरनल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा। और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे ये चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।